नमस्कार, मेरा नाम जूली झा है। मेरा मायका तिलकवाड़ है और ससुराल चितवाड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कन्हैया जी आपका, जो आपने इस मुद्दे पे मुझे बात रखने के लिए आमंत्रित किया। मैं मिथिला पेंटिंग की कलाकार हूँ और 12-13 वर्षों से मैं इन क्षेत्रों में कार्य कर रही हूँ। मेरे द्वारा 100 से प्लस छात्राएं, महिलाएं, लड़कियां प्रशिक्षित हो चुकी है। हर एक दिन मिथिला पेंटिंग की कलाकार नई उभरती हुई निकलती आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका रोजगार कहाँ है, इसका भविष्य कहाँ है। कलाकार तो बन रहे हैं, कला रच रहे हैं, लेकिन इसके लिए उसे मार्केट कहाँ है। जिसकी पहचान है, जिसकी पहुंच है, वो अपना पेंटिंग आज हमारे क्षेत्र से नहीं बल्कि विदेशों तक, इंटरनेशनल लेवल पर मिथिला पेंटिंग की प्रचार प्रसार और बढ़ावा बहुत हो रही है। उधर मार्केट भी खूब चल रही है, लेकिन जो गांव भर की सुदूर बस्ती की महिलाएं हैं, जो कलाकार है, जो अनपढ़ है, जिसे जानकारी की अभाव है, वो सब अपना कला तो बना रहे हैं, लेकिन उसे बेचेंगे कहाँ पे, देंगे कि नहीं। बीच में अगर ब्रोकर आते हैं तो 1 पैसे की सामान खरीद के वो उसे 10 पैसे में बेचते हैं। तो अनुरोध है हमारी कि ऐसे कलाकार को ऐसा क्षेत्र मिले, प्लेटफॉर्म मिले, ऐसा कोई ऑडिटोरियम बने हमारे मधुबनी क्षेत्र में, बिहार में, जो हर एक कलाकार अपनी कृतियां बनाकर वहां प्रेजेंट करे और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त। रोजगार तो मुश्किल है क्योंकि हर एक घर में 5 कलाकार है। हाँ, उसे पेंशन मिल सकती है और उसका बनाया हुआ कृति को सही प्लेटफॉर्म, सही मार्केट मिल सकता है। तो इस पे अगर ध्यान देती है सरकारें, ध्यान देते हैं हमारे जो बड़े कोई है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हर एक कलाकार को भूखे सोने की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि कला में कितनी मेहनत है वो एक कलाकार जरूर जानते होंगे, कितनी बारीकी से काम करते हैं और उसे 1 पैसे में कोई खरीद कर ले जाते हैं और वो घर पे रखने को मजबूर है या फिर उसे कम दाम में बेचने पे मजबूर है, क्योंकि रोजी रोटी चला रही है। उसके कला करने के सिवा कोई दूसरा रोजगार नहीं है, उसका प्रोफेशन नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं। तो इन पर ध्यान देने की आग्रह करूंगी। मैं प्रशिक्षण देती हूँ, मैं कलाकार तैयार करती हूँ, मुझे जो कुछ ऑर्डर मिलता है मैं उन्हें रोजगार भी देती हूँ, लेकिन कब तक ये ऑर्डर मुझे कब तक मिलेगा और मैं उन्हें रोजगार कब तक दूंगी, जब तक ये कोई नियमित रूप ना ले। धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करेंगे अरुण कुमार चौधरी जी को, जो खादी ग्राम उद्योग संघ के से जुड़े हुए हैं। यहाँ की जो खादी ग्राम उद्योग है उससे संबंधित समस्याओं को, उनके मजदूरों की समस्याओं को आपके बीच में रखेंगे संक्षेप में। मैं अरुण कुमार चौधरी, मधुबनी जिला खादी ग्राम उद्योग संघ के अभी मनोनीत सदस्य हैं। मैं वरिष्ठ खादी कर्मी रह चुका हूँ। खादी ग्राम उद्योग मधुबनी का नाम पूरे विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त था। आज के तारीख में भारत सरकार या राज्य सरकार के उपेक्षा के कारण पूरे चरखा करखा कब्बिन बुनकरों का रोजी रोजगार पूर्णतः ठप है। मुनासिब कहना लग रहा है कि 100% बंद हो चुका है, क्योंकि कपास रुई की मुहैया पहले खादी ग्राम उद्योग आयोग के तहत की जाती थी, जो खादी ग्राम उद्योग आयोग ध्यान नहीं देती है इसको, जबकि अब कुटीर उद्योग में आती है और एक एक गांव की महिला कब्बिन बुनकर हर घर में चरखा चलाया करती थी। आज चरखा बंद हो चुका है। अभी भी यदि इस कुटीर उद्योग को चालू किया जाए, सरकारी उपेक्षा न हो, सहयोग किया जाए, तो ये गांधी जी की स्थापना की हुई संस्था निश्चित रूप से लाखों लोगों को, मधुबनी के लोगों को हर गांव में रोजी रोजगार 6 महीने के अंदर उपलब्ध करा सकती है। इसलिए और यहाँ के पत्रकार बंधु निश्चित रूप से मुद्दा उठाते रहते हैं मधुबनी खादी को उद्धार हेतु, लेकिन ऊपर तक आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। धन्यवाद के पात्र है यहाँ के लोकल सभी पत्रिका के पत्रकार बंधु जो बराबर इस मुद्दों को उठाते हैं। आज मौका है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ पहुंचे हैं, कन्हैया कुमार जी पहुंचे हुए हैं, हमारे पाठक बाबा भी जिला स्तर पर कई बार इस मुद्दों को उठाया करते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मृत्यु प्राय हो चुका है। और जहां राष्ट्रपति
महोदय को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ से जब धोती और थान जाता था तो अंगूठी से यहाँ की महिला की काती हुई चरखा का सूत और पूरे थान 11 मीटर का अंगूठी से पार हो जाता था। लेकिन आज के तारीख में कुछ भी यहाँ न रोजी है न रोजगार है, लोग पलायन कर रहा है। मिथिलांचल का नाम पूरे देश में, पूरे विश्व स्तर पर खादी के नाम से जाना जा रहा था। किसी इंटरव्यू में भी मधुबनी को किस तरह जाना जाता था, वो खादी के नाम से। लेकिन अब थोड़ा सा मिथिला पेंटिंग के नाम से मधुबनी जाना जा रहा है, यही एक जान रह गया है और खादी पूरा मिल पाया है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, खासकर पत्रकार बंधु से भी निवेदन है कि इसको निश्चित रूप से सरकार के कान तक पहुंचाने का काम करे। जो कुटीर उद्योग यदि चालू होगा तो निश्चित रूप से हर घर हर परिवार में एक सदस्य को जरूर जो है रोजगार उपलब्ध होगी। यह विश्वास और आशा के साथ मैं कर रहा हूँ और निवेदन के साथ अपनी वाणी पर विराम करूँगा। अब हम हमारे बीच उपलब्ध हैं कृपानाथ पाठक जी, पूर्व मिनिस्टर, पूर्व हेल्थ मिनिस्टर। हम चाहेंगे कि सांसद नहीं हमारे आदरणीय आज के इस समारोह के आकर्षण का केंद्र कन्हैया जी और हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष मनोज बाबू, हमारे निस्वाई का अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और सारे जितने भी हमारे यहाँ उपस्थित सम्मानित पत्रकार महोदय हैं, उन तमाम लोगों को मैं अपने हार्दिक ये आप लोगों को स्वागत करता हूँ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज शुभ दिन है जो आप लोग इतने समारोह में इतने लोगों ने अटेंड किया, लेकिन समारोह का केंद्र बिंदु कन्हैया जी है। कन्हैया जी ने ऐसे सवाल को उठाए हैं जो सवाल लोग जानता भी था, लेकिन कोई आदमी इसको उठाया नहीं। और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाया, समझा तो कहा कि किसके माध्यम से ये समाज में ये सारी चीजें आ जाए ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके। लोकतंत्र में ये जरूरी नहीं है कि सत्ता से कोई काम हो जाता है, पक्ष विपक्ष रहता है, लेकिन हम लोग सुसुप्ता अवस्था में पहले जो लग रहा था, इनके आते ही सारे बिहार में एक नई ज्योति प्रकाश आया है। हम समझते हैं कि बिहार को अच्छा दिन आने वाला है, इसलिए ऐसे नौजवान हमारे प्रदेश में हमारे देश की समस्या का सुलझाना और गाँव जाना या घर घर संवाद भेजना, लोगों को सचेत कहना और सरकार को सचेत करना, ये काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग भी आए, इस बात को आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाएंगे। और हम लोग इसलिए हैं खुशी कि ये बिहार को एक बहुत बड़ा लाल मिल गया जो सदा प्रकाश करने का काम करता है। और हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं है जिस कोना में ये जाए वहाँ हजारों लोग ने अपने मन से खड़ा हो जाए। वो कश्मीर में जाए या हम लोगों के जो ये बॉर्डर में हम लोग हैं वहाँ पे लोग आते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि इनके आयोजक जो भी हैं वो बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने सारे लोगों को एक साथ जोड़ करके यहाँ की समस्याओं को जो प्रदेश भर का है उसका सोल्यूशन करने के लिए एक संकल्प बनाया है। तो मुझे विश्वास है कि हमारे नेता हैं, हम आशा रखते हैं कि आपकी जरूरत है बिहार को भी, बिहार के आप लाल हैं, यहाँ पर मैं आपको सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए जब शुरुआत कर दिया है, यहाँ की जनता आपको चाहती है। जो आप देखे होंगे कि जिसको रोड पर में किसी ने नहीं बुलाया, वह भी आपके चारों तरफ से लोग सुनने के लिए तैयार था। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात यही समाप्त हुई। जिसको सुनने आए उसे सुनिए। और आपको हम MP नहीं है, हम 17 वर्ष जो भी रहे हो, मंत्री रहे हो, ये बात हो सकती है, लेकिन हम वो सब हो गया, इसलिए हम उसको वापिस कर लिया। अब हम कन्हैया कुमार जी को आमंत्रित करेंगे। माइक बंद, ऐसे बात जी को आ जाए।
बिना माइक का आ जाए, आप सुनिए। ऐसे ही आप तक आवाज चली जाएगी। बिना माइक के भी आवाज आ रही है। हाँ, पहुंच जाएगी। लगा दीजिए। जिसने माइक रखा माइक रख सकते हैं अपने। आप लगा दीजिए। यहाँ रख, यहाँ रख, आगे रख दीजिए आगे। आगे कर दीजिए। आ जाएगी, आवाज पहुंच जाएगी आपको। हम मुझे दे दीजिए, हम रख देते हैं। देखिए, आप इसको ऐसे रख देना है और दे दीजिए क्योंकि आप ये आप सब कोई आप देखो मैं जी प्लीज। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का, कैमरा पर्सन का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का, हमारी बहनों का स्वागत करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोगों ने इस यात्रा को कवर किया है। इस यात्रा के संबंध में हम आपसे 2-3 बात करेंगे और फिर आपके जो प्रश्न होंगे एक एक करके आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। उससे पूर्व हम धन्यवाद देते हैं मिथिला पेंटिंग की, मधुबनी पेंटिंग की कलाकार यहाँ मौजूद हैं और खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं उनका, वो यहाँ आए और इस मंच से अपनी बात को रखा। दरअसल यात्रा का उद्देश्य यही है। यात्रा कई बार प्रेम में और कई बार जोश में लोग कह देते हैं कि कांग्रेस पार्टी या किसी व्यक्ति से जो है इस यात्रा को जोड़ देते हैं, लेकिन दरअसल ये यात्रा आप अगर कवर कर रहे होंगे तो देखा होगा, इस यात्रा का नेतृत्व बेरोजगारी से प्रभावित नौजवान कर रहे हैं। आगे आगे सबसे आगे तिरंगा झंडा लेकर के भारत माता की जय कहते हुए वो नौजवान चल रहे हैं जो पेंडिंग भर्ती से प्रताड़ित हैं। पेंडिंग भर्ती कहने का मतलब ये है कि अग्निपथ योजना से पहले जो सामान्य प्रक्रिया थी जवानों की भर्ती की, वो निकली और ये वो विद्यार्थी हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, मतलब फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ और इनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया रिजल्ट आ जाने के बावजूद। ऐसे 1.5 लाख से ज़्यादा नौजवान हैं, वही लोग इसको नेतृत्व करके चल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग, NSY के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं, उनके जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष। तो स्टूडेंट विंग और यूथ विंग जो है इस यात्रा को कोऑर्डिनेट कर रही है, नेतृत्व कर रही है, उनके साथ मिल करके चल रही है। समझ बिल्कुल साफ है कि ये यात्रा एक मंच बने जहां बिहार के जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्या को वो आकर के रख सकें, इस यात्रा से जुड़ सकें और आप तमाम लोगों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकें। यात्रा जब 16 तारीख को भितिहरवा से शुरू हुई तो अलग अलग दिन पेंडिंग भर्ती के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चीनी मिल के मजदूरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पलायन से प्रभावित नौजवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पेपर लीक से प्रभावित विद्यार्थियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ऑटो चालक संघ की महिलाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज आपके शहर में मधुबनी में हमारी बहन और जो मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई है और खादी ग्रामोद्योग की जो समस्या है उसको जो है इस मंच से उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं कि ये यात्रा वह मंच बनने की कोशिश है, एक प्रयास है। जैसे आज़ादी के पूर्व देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष का एक मंच बनी, जो लोग आज़ादी चाहते थे उस मंच से जुड़े। ये यात्रा भी एक मंच बने बिहार के नौजवानों का और वो अपनी समस्या यहाँ उठा सके। और एक विषय जिससे हर कोई प्रभावित है बिहार में, हर कोई, हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति और हर क्षेत्र का व्यक्ति, बिहार के जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, वो है पलायन का विषय। पलायन इसलिए होता है कि किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, वहाँ की जो बुनियादी व्यवस्था थी वो बुनियादी व्यवस्था बिगड़ गई और वो बुनियादी व्यवस्था बिगड़ने के चलते शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी और सामाजिक सुरक्षा की कमी,
इन 3 प्रमुख विषयों के चलते पलायन एक बीमारी के रूप में, मानव जनित बीमारी के रूप में, महामारी के रूप में फैल गई। आप मधुबनी के लोग हैं और आप जानते हैं कि मधुबनी का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है, लेकिन मधुबनी में आज स्थिति ये है कि रास्ते में जब हम आ रहे थे तो नौजवान अपना बाइक रोक करके यात्रा में शामिल होते थे और वो यही कहते थे कि देखिए बहुत अच्छा विषय उठाया है, हम लोग को जो है हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है। कल बाबा नागार्जुन का गांव तरौनी गए थे, यात्रा जब हमारी दरभंगा से मधुबनी आ रही थी तो तरौनी गए, पुस्तकालय पे माल्यार्पण किया तो महिलाओं ने एक गंभीर विषय उठाया कि तरौनी में अस्पताल नहीं है। और जब हम तरौनी से लौट रहे थे सकरी की तरफ तो जो रेलवे फाटक जो है बंद था और वो फाटक मुझे लगता है कि कई कई घंटे बंद रहता है और एक लड़की बीमार थी, बिल्कुल मूर्छित अवस्था में, बाइक से उसको लेकर के जा रहे थे, फिर बाइक छोड़ दिया और कंधे पे लेकर के फाटक से क्रॉस करा करके दौड़ करके लोग जा रहे थे। और थोड़ी ही देर पहले तरौनी गांव में महिलाओं ने कहा कि हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, हर चीज के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो इस यात्रा के माध्यम से जब हम गांव में जा रहे हैं तो गांव के लोग अपनी समस्या उठा रहे हैं, शहर में आ रहे हैं तो शहर के लोग अपनी समस्या उठा रहे हैं। तो इन समस्याओं को उठाना, और हमारी कोशिश ये है कि 14 करोड़ बिहार के लोग हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश को बनाने का काम बिहार के लोग करते हैं और बिहारी पहचान जो है उसको गाली बनाने का काम राजनीति ने किया है। तो जब राजनीति हो बिहार में तो राजनीति के केंद्र में, उसके विमर्श में पलायन का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा हो। और सामाजिक सुरक्षा की बात हम इसलिए करते हैं कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद, सुशासन के तमाम दावों के बावजूद कोई ऐसा दिन नहीं है जो बिहार के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई आपराधिक घटना नहीं होती। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, पिछले दिनों बिहार में अपराध बढ़ा है, घटा नहीं है। तमाम दावों के बावजूद सरकार ने जो सर्वे कराया, जाति सर्वे, उस सर्वे में आया है कि मात्र 7% लोग ग्रेजुएट हैं। आप अंदाजा लगाइए, LNMU यहीं पे है, विश्वविद्यालय है यहाँ पे, लेकिन विश्वविद्यालय होने के बावजूद 7% लोग भी हमारे प्रदेश में ग्रेजुएट नहीं है। तो आप क्राइम की बात कर लीजिए, रोज क्राइम हो रहा है। आप जो है शिक्षा की बात कर लीजिए, उच्च शिक्षा जो है लोगों को नहीं मिल रही है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लीजिए, अभी हम आपको तरौनी के लोग किस तरीके से जाते हैं दूसरे जगह इलाज कराने के लिए, या आप एक बार DMCH चले जाइए। कभी DMCH का इलाके में नाम होता था, अभी DMCH की स्थिति ये है कि आए दिन जो है हॉस्टल में सांप निकलता है, हॉस्टल रहने लायक नहीं है। प्रशासन कह चुका है कि हॉस्टल कभी भी गिर सकता है और गिर रहा है। वैसी हालत में लोग वहां मेडिकल करने को विवश हैं और मरीजों की तो पूछिए ही मत। हाथ में जो है पानी का बोतल लिए हुए हैं, मरीज जो है बैठा रहता है, उसके अटेंडेंट जाते हैं, पहले मास्क लेकर के आते हैं, मेडिकल का किट खरीद करके लाते हैं 1-1.5 किलोमीटर से, फिर जा करके उनका इलाज शुरू होता है। ये हकीकत है। तो ये जो बिहार की का गौरवशाली इतिहास है और वर्तमान की जो हकीकत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और जब तक हम वर्तमान को बदलेंगे नहीं तब तक हमारा भविष्य बेहतर नहीं होगा। बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले उसके लिए, और बिहार की जो कला है, संस्कृति है, जैसा कि हमारे दोनों साथी ने यहाँ अपनी बात रखी, जब तक हम कुटीर उद्योग को ठीक नहीं करेंगे, जो हमारी संस्कृति परंपरा से जुड़ी हुई चीजें हैं उसको बेहतर नहीं करेंगे, शिक्षा की स्थिति को अच्छा नहीं करेंगे, क्राइम को जब तक, अपराध को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक सरकार के दावे हैं, हकीकत बहुत दूर है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यह सरकार सुशासन की नहीं, पलायन की सरकार बन गई है। तो इस पर आप सब लोगों से निवेदन है कि जो लोग आकर के इस मंच से अपनी बात उठा रहे हैं, आप जनता तक पहुंचाइए, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। तो आप सब आए, हमारी बात सुने, यात्रा को कवर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो सवाल होंगे, बस निवेदन यही है कि सवाल जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ सवाल करें, क्योंकि बाकी बातें तो और भी समय की जाएगी।
अभी जो है शिक्षा, रोजगार, पलायन, इन चीजों पर बात की जाए। धन्यवाद। शिक्षा की बात की जाए तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए या ना होनी चाहिए? देखिए, डोमिसाइल नीति यहाँ पे लागू थी कुछ दिन पहले ही। हमको लगता है टियर 1, टियर 2, टियर 3 में डोमिसाइल खत्म किया गया है। अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना, यहाँ पे जो है बिहार के लोगों को बिहारी पहचान नहीं मिलेगी और बाहर में जो है बिहारी पहचान के आधार पर गाली दी जाएगी, तो हमारी हालत तो वो हो गई है, न घर के न घाट के। तो सरकार को इस पे अपनी स्थिति स्पष्ट तो करनी ही चाहिए। जातीय गणना को लेकर के आपने अभी बात रखा है कि उसमें उस हिसाब से दिखाया गया कि कितनी गरीबी है, कितनी ये है, तो उस समय में आपकी सरकार थी, आप जिस पार्टी से हैं, आप लोगों ने जातीय गणना करवाया, फिर राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि जातीय गणना फर्जी है, हम तेलंगाना के जैसे करवाएंगे? नहीं, राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि जातीय जनगणना फर्जी है। नहीं, आप फिर तो आप ऐसे बात कीजिएगा तब तो कोई, हम कह रहे हैं कि नहीं कहा, आप कह रहे हैं कहा, तो आप मुझे दिखा दीजिए कि कहाँ कहा। हाँ, क्या कहा? ठीक से नहीं, ये तो नहीं कहा कि फर्जी है। हाँ, तो इसलिए कहा कि जब जनगणना हम करा रहे हैं तो उस पे जो है ना सभी, क्या हो गया भैया, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, धैर्य रखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद यात्रा हो रहा है, दोनों के बीच में इतना दूरी क्यों रहा? एक समय लंबा अंतराल के बाद ये यात्रा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, तो उसका लंबा अंतराल रहा है। कहाँ लंबा अंतराल? पिछले साल ही तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और महागठबंधन पिछले, अब आपको वहीं जाना है तो फिर आपका अलग विषय है। पिछले साल ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई है, और इस बार जो है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं। 2020 में जो है जनगण मन यात्रा किए थे, तो हम लोग तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सब लोग उस भूमिका से जुड़ेंगे तो प्रभावी होगा। नहीं, चुनाव तो होते रहता है, यात्रा का उद्देश्य अलग है, चुनाव अलग है। पलायन रोको यात्रा है, राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, इससे कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है, वो दिख रहा है? कांग्रेस का फायदा उसी में है जिसमें लोगों का फायदा है। जिस बात को हम लोग उठाते हैं वो बात एक्चुअली हमारी बात नहीं होती है, वो जनता की और समाज की बात होती है। भारत जोड़ो यात्रा में जब कह रहे थे कि नफरत को रोकना चाहिए, और नफरत जब फैलती है तो उससे समाज जो है बढ़ता है, समाज की शक्ति बढ़ती है। कोई भी समाज नफरत में रह करके आगे नहीं बढ़ सकता है, प्रगति नहीं कर सकता है। मान लीजिए घर के लोग अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो घर का विकास कैसे होगा? तो वैसे ही अगर हम भारत को एक परिवार मानते हैं, उसमें अगर उसके सदस्य आपस में लड़ेंगे तो भारत की प्रगति और उन्नति कैसे होगी? तो जो समाज के मुद्दे होते हैं, उन्हीं मुद्दों पर जिससे समाज प्रभावित हो रहा है, यात्राएं होती हैं ताकि समाज के लोग उससे जुड़ सकें और उस समस्या से जो है निदान मिल सके, उसका समाधान हो सके। एक आपने सवाल पूछा था जाति जनगणना को लेकर के, इसमें एक चीज स्पष्ट समझ लीजिए, एक तो जनगणना सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार कर सकती है, ठीक है। जनगणना का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो केंद्र सरकार के पास है। जनगणना 2011 में हुई थी लास्ट, 2021 में होना था, लेकिन कहा गया कि कोविड है इसलिए जनगणना नहीं हुआ। कोविड आकर के चला गया, थाली बजा लिए, दिया जला लिए, ताली बजा लिए, कोविड आके चला गया, बहुत सारी चीजें हो गई, बिहार विधानसभा का चुनाव हो गया, दोबारा लोकसभा का चुनाव हो गया, लेकिन जनगणना अभी तक नहीं हुई है। इसके पीछे एक मंशा है। मंशा ये है कि आप नोट करेंगे कि पिछले 5-6 सालों में जो आंकड़े सरकार के द्वारा जारी किए जाते थे, वो आंकड़े एक एक करके सरकार ने देना बंद कर दिया है। जब आंकड़े ही आपके पास नहीं होंगे, कोई तथ्य नहीं होगा, तो फिर जितनी मुंह उतनी बातें, अपनी डफली अपना राग, हर कोई अपने तरीके से जो है आंकड़ा देगा। सरकार की ये जिम्मेवारी थी कि वो सही समय पे गणना कराए, जनगणना हो, ताकि इसको एक साधारण उदाहरण से अगर हम समझें, मान लीजिए हमारे परिवार में 10 लोग हैं, तो हम 10 लोगों का ही खाना बनाएंगे। जिसके परिवार में 5 लोग होंगे वो 5 लोगों का खाना बनाएंगे। किसी भी नीति के निर्धारण के लिए आंकड़ों का होना जरूरी है, लेकिन ये सरकार लगातार आंकड़ों को छुपाती है। आंकड़ों को इसलिए छुपाती है ताकि उसकी नीतियों की जो कमियां हैं उन कमियों पर बात नहीं हो सके। तो राहुल जी ने ये कहा था कि हम ठीक से करेंगे। ठीक से करने का मतलब ये है कि आज के समय में जो इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के या प्रॉब्लम के, उन सबको हम उठाएंगे।
जब तक हमारे पास आंकड़ा नहीं होगा तब तक हम सही तरीके से नीति निर्धारण नहीं कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन यह है कि जो कहा है वही कहिए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अहम मुद्दे थे, एक मिथिला पेंटिंग और दूसरा मिथिला खादी ग्राम उद्योग। एक जमाने में मिथिला का जो खादी होता था विश्व में प्रसिद्ध था, लेकिन आज दिन पर दिन बुनकर अंसारियों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं इसके बारे में कांग्रेस पार्टी? इसके बारे में तो इन्होंने स्वयं ही कहा है। हम बस ये कहते हैं कि बिहार के जो प्रभावित लोग हैं वो इस यात्रा से जुड़े, अपनी बात आकर के इस मंच पे रखें। बतौर कांग्रेस पार्टी सदस्य हमारी पार्टी इन मुद्दों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। और आप देखे होंगे नेता प्रतिपक्ष समाज के अलग अलग वर्ग से मिलते रहते हैं, कभी कारपेंटर से मिलते हैं, कभी सब्जी बेचने वालों से, मजदूरों से, विद्यार्थियों से, कूलियों से, ट्रक के ड्राइवरों से लगातार मिलते रहते हैं। और लोकसभा में भी हम लोग ये सवाल उठाते हैं तो संसद में भी यह बात उठा रहे हैं, और आप सब देख ही रहे हैं कि सड़क पे चल करके भी जो मुद्दा है उस मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि देश की राजनीति में आज की तारीख में ध्रुवीकरण की बात होती है, नफरत की बात होती है, बंटवारे की बात होती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब सरकारें डिलीवर नहीं कर पाती है। आपको याद होगा 2014 में जब सरकार बनी थी तो सरकार का सबसे पॉपुलर नारा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, अगर आपको याद हो तो। जितनी सरकार बन गई नौकरी की बात बोलना जो है भाजपा के लोगों ने बंद कर दिया। उसके बाद सबसे पॉपुलर बात क्या कही गई? किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। किसानों की आमदनी दुगनी होने की बात तो छोड़ दीजिए, किसानों को देशद्रोही कहना ही सरकार ने शुरू कर दिया। उसके बाद तीसरा जो सबसे पॉपुलर नारा था कि महिलाओं पे अत्याचार रुकेगा। और आज हमको आप बता दीजिए कि जो महिलाओं पे अत्याचार करने वाले हैं उनको टिकट दिया जाता है संसदीय को का, उनको मंत्री बनाया जाता है। खूब पॉपुलर तरीके से बोला गया, बहुत हुआ महंगाई की मार। महंगाई लगातार बढ़ रही है, और महंगाई जब बढ़ रही है तो उल्टे सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कहाँ गरीबी है। लोग 10,000 का टिकट खरीद करके जो है जा रहा है दरभंगा से जो है दिल्ली, दरभंगा एयरपोर्ट पर जो है टिकट नहीं मिलता है। तो वो महंगाई को उन्नति से जोड़ करके दिखा रहे हैं, लेकिन महंगाई के चलते कितने लोगों की पढ़ाई छूट गई, कितने लोगों को इलाज नहीं मिला, कितने लोग जो है बहुत बुरी स्थिति में रहने को विवश है। इसके आंकड़े नहीं जारी किए जाते हैं। तो हालत ये है कि आप घूम करके देखेंगे तो लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है जो पढ़ा लिखा है, जो विद्यार्थी है उसको ठीक से पढ़ाई नहीं मिलती है, समय पे डिग्री नहीं मिलता है। कितना बड़ा इलाका है मिथिला का बता दीजिए, और लॉ कॉलेज नहीं है। हम ये सवाल सुनते आ रहे हैं मोतिहारी से लेकर के मधुबनी तक कि अगर आपको लॉ पढ़ना है तो आपके पास ऑप्शन है, या तो प्राइवेट में जाइए जहां बहुत महंगी फीस देनी पड़ती है, या तो आपको पटना जाना पड़ेगा। तो इतने बड़े इलाके में पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, वक्त पे एग्जाम नहीं होता है, वक्त पे डिग्री नहीं मिलती है। कल ही दरभंगा में जो है LNMU के स्टूडेंट ने बताया कि 2008 से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हुई। तो ये जो वास्तविक समस्या है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, ये राजनीति के केंद्र में होना चाहिए। लेकिन अगर ये राजनीति के केंद्र में होगा तो सरकार की विफलता सामने आएगी। तो सरकार की विफलता सामने ना आ जाए, इसीलिए समाज को बांटा जाता है और नफरत फैलाई जाती है, आपस में लड़ाया जाता है। तो हमारा यही है कि चुनाव के वक्त में चुनाव की बातें हों, चुनावी चर्चा हो, और स्वाभाविक रूप से चुनाव में लोग दोषारोपण एक दूसरे पे करते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन ऐसे वक्त में जब चुनाव होगा तब होगा, वास्तविक समस्या जो है समाज की उस पर चर्चा हो, विमर्श हो, लोग आकर के अपनी बात रखें और आप लोगों के माध्यम से वो जनता तक पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। चला जाए कि अब आप बिहार में ही रहेंगे और बिहार की यात्रा में समाज के उत्थान के लिए। अच्छा, तो हम बिहार से कहाँ चले गए? आपने दिल्ली से चुनाव लड़ा था, तो दिल्ली से चुनाव लड़ने से क्या मतलब? हमारे बिहार के में ही रहेंगे आप, चुनाव भी। अच्छा, तो ये 14 करोड़ लोग सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, समाज को मतलब सेवा देने के लिए एक पद तो जरूरी है ना। नहीं, जिस यात्रा पे चल रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। समाज का सेवा करने के लिए किसी पद की कोई जरूरत नहीं है। आपके मन में जो है इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपने गंभीर विषय लिया पलायन रोको, प्राथमिकता के तौर पर पलायन रोकने के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, क्या पहल करना चाहिए सरकार को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? सबसे पहले तो रोजगार देना पड़ेगा। पलायन 3 कारणों से मुख्य रूप से होता है। एक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी।
दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। आप देखेंगे कि बिहार में जो पलायन आज की तारीख में हो रहा है यह इच्छा से नहीं है, यह मजबूरी में है। और ये पलायन करने का कोई भी व्यक्ति जो बिहार से पलायन कर रहा है उसका आपको इन्हीं तीन में से कोई एक कारण मिलेगा। या तो कोई बेहतर शिक्षा के लिए जा रहे हैं, या तो बेहतर रोजगार के लिए जा रहे हैं, या सामाजिक सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कोई ऐसा रोजी रोजगार करना चाहते हैं जिसके लिए 24 घंटा बिजली चाहिए, 24 घंटा इंटरनेट चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, वो जब नहीं होगा स्वाभाविक रूप से ये जगह छोड़ करके कहीं और जाना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा विषय इन्होंने उठाया आपके सामने कि पेंटिंग आज भी यही लोग बना रहे हैं, पेंटिंग मिथिला में ही बन रहा है, वो जा रहा है विदेश, यूरोप और अमेरिका, इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी नहीं है। तो बिचौलिया जो है वो उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, और जो एक्चुअली कलाकार हैं जो कर रहे हैं उनको बहुत बहुत मिनिमल दाम मिल रहा है। वो मजबूर है, क्या करेंगे, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो यही तीन विषय। आपने अभी बताया कि यात्रा के दौरान लगातार क्राइम का जो रेशियो था वो बढ़ता जा रहा था, मूल क्या देखा आपने क्राइम का जो मुख्य वजह? नहीं, वो तो एनसीआरबी का डेटा है, वो तो एनसीआरबी का डेटा है। आप उठा करके देख लीजिए, आप अखबार उठा करके देख लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं है जहां हत्या नहीं हो रही है, लूट नहीं हो रहा है। ये डेटा जो है वो एनसीआरबी का है कि अपराध बिहार में बढ़ा है और क्राइम एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है। ठीक है, हो गया।